नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ वक्ता। यूपी में बीजेपी ने धमाकेदार जीत हासिल की है। इस बार जो दल तुष्टीकरण की राजनीति करते थे उनके मुंह पर जोरदार तमाचा लगा है। बीजेपी की जीत का एनालिसिस करने वाले हों या फिर बीजेपी के नेता, वो लगातार कह रहे हैं कि यूपी में उन्होंने जात पात की राजनीति खत्म कर दी है। लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जो विपक्षी पार्टियां यूपी में करती हैं, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो या फिर बीएसपी, उनको लेकर मुस्लिम अब क्या सोच रहे हैं? आखिर क्यों नतीजे आते ही यूपी का मुस्लिम समुदाय सकते में है? क्यों वो ये सोच रहा है कि समाजवादी पार्टी के लिए एकजुट होने के बाद भी हम सत्ता से दूर क्यों हैं? क्या कारण रहा? क्यों मुसलमान खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी की एग्जीक्यूटिव एडिटर तृप्ति जी। तृप्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तृप्ति जी, क्या मुसलमानों को ये समझ में आ गया है नतीजों के बाद कि वो तुष्टीकरण की राजनीति में जितना फंसे हुए थे और 80-20 की राजनीति में जो मोहरा बन गए थे, अब उन्हें समझ में आने लगा है जो था गलत था? देखिए, सबसे पहले तो हम उत्तर प्रदेश में जो चुनाव से पहले का माहौल था उसकी बात करते हैं। चुनाव से पहले एक जो 80-20 योगी आदित्यनाथ ने भी बोला था, मुख्यमंत्री जो अब दोबारा बन गए हैं, उन्होंने ये बोला था कि हम 80-20 की बात करते हैं। और ये सीधा सीधा लोगों ने इसका मतलब निकाला था कि 80 मतलब हिंदू, 80% और 20% मुसलमान। लेकिन ये बात कही क्यों गई थी? क्योंकि देखिए, बीजेपी को साफ साफ पता है, पिछले चुनावों का अगर इतिहास देखा जाए, कि जो 20% मुसलमान हैं वो कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देता है जी। ये अलग बात है कि पिछले चुनावों में 3 तलाक के मुद्दे पर कुछ महिलाओं ने जरूर वोट किया था, लेकिन एक तरह से अगर देखा जाए तो तुष्टीकरण की राजनीति जो विपक्ष करती है मुसलमानों को लेकर, वो हमेशा हावी रहती है और मुसलमान उनके पक्ष में जाता है। फिर चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीएसपी हो। इस बार ये हुआ कि जो माहौल बनाया गया कि इस बार जो है अखिलेश यादव जीत रहे हैं। आपने देखा होगा कि एक मीडिया का एक सेक्शन है वो भी ये नैरेटिव दिखा रहा था कि भाई अखिलेश यादव जीत रहे हैं। अखिलेश यादव जीत रहे हैं मतलब कि MY फैक्टर जीत रहा है। MY फैक्टर जीत रहा है यानी मुस्लिम और यादव फैक्टर जीत रहा है। और अखिलेश यादव ने, चाहे वो हो चाहे उनके पिताजी रहे हो मुलायम सिंह यादव, इन्होंने हमेशा मुसलमानों की राजनीति की है और हमेशा मुसलमानों को एक वोट बैंक समझा है, इसीलिए उन्हें मुल्ला मुलायम बोला जाता है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि कॉन्फिडेंस इतना दे दिया गया इन लोगों को कि भाई हम आ रहे हैं, आप हमें वोट करिए। अब उसके बाद जब नतीजे आए तो वो सारे मुसलमान सकते में कि ये कैसे हो गया। आप कॉन्फिडेंस देखिए कि किस हद तक का कॉन्फिडेंस था कि एक संभल का एक वीडियो आया था जिसमें कि पुलिस वाला एक लड़के को रोकता है बाइक पे, तो वो कहता है कि जब हमारी सरकार आएगी तब तुमको देख लेंगे। है वहां पर वो मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी पब्लिक में भाषण देते हुए बोलता है कि मैंने अखिलेश भैया को बोल दिया है कि किसी का तबादला नहीं होगा और फिर पहले अधिकारियों का हिसाब होगा, उसके बाद 6 महीने तक हिसाब करेंगे, फिर बाद में तबादले की बात करेंगे। यानी ये कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा भर दिया गया था इनके अंदर कि भाई समाजवादी पार्टी आ रही है। और ये इन्होंने इस तरह से जो बोलना शुरू करा तो उसके बाद पार्टी तो नहीं आई, लेकिन जो छवि बनी थी समाजवादी पार्टी की, ये गुंडागर्दी वाली पार्टी है, गुंडों की पार्टी है, वो एक बार फिर से लोगों के सामने वो तस्वीर पेश हुई। और लोगों को ये चीज कन्विंस्ड हो गए लोग इस बात से कि भाई अगर ये लोग आ गए तो फिर से वही लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, वही गुंडागर्दी आएगी। बात यहाँ पर ये आती है कि यहाँ पे मुसलमान इसलिए सदमे में आ गया है क्योंकि उनको ये लगा, अब उन्हें ये महसूस हो रहा है कि भाई हमने तो एक होकर समाजवादी पार्टी को वोट किया, लेकिन सत्ता में हमारा कोई भी वहां प्रतिनिधित्व नहीं है। जितने जीते हैं वो, क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी से कोई लड़ा नहीं है तो वहां से तो कोई जीतेगा नहीं, जो जीते हैं वो भी सत्ता में नहीं है, तो सत्ता में अब उनकी भागीदारी रह कहां गई है। दूसरी बात, जिस तरह से बीजेपी चुनाव लड़ रही है, उन्हें ये तो साफ हो गया कि अगर आप हमेशा एंटी बीजेपी होकर चलते रहेंगे तो आप कभी सत्ता में नहीं आ पाएंगे, और सत्ता में आपका प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो फिर आपके समुदाय का भला कैसे होगा। तीसरी बात जो है कि इनको ये भी समझ में आ गया है कि चाहे कोई भी विपक्षी पार्टी हो जिसको ये एकजुट होकर वोट करते हैं, वो सिर्फ इन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है। क्योंकि देखिए, नतीजे आने के बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग बैठ के डिस्कस कर रहे हैं या फिर बीजेपी डिस्कस कर रही है या फिर समाजवादी पार्टी अकेले डिस्कस कर रही है। मुस्लिम समुदाय के अंदर भी ये चर्चा हो रही है कि आखिर हमारा भविष्य क्या है, हम आगे क्या करेंगे, हमें क्या करना चाहिए, हम किस पार्टी की तरफ जाएंगे। क्या एंटी बीजेपी होकर हम इस तरह से कभी
मुख्य धारा में आए बिना, सत्ता में प्रतिनिधित्व पाए बिना क्या हम अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर हमारी आवाज अब कौन बनेगा अगर हम इस राजनीति के जाल में फंसे रहे। अब ये उनके बुद्धिजीवियों में बात हो रही है, लेकिन जो जमीनी हकीकत उत्तर प्रदेश की ये है कि इनके साथ जो किया है ना समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों ने, इन्हें हमेशा ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के अंदर नेतृत्व नहीं है, नेतृत्व के तौर पे इन्होंने फ्रिंज एलिमेंट चुने। समाजवादी पार्टी के ऊपर गुंडाई का टैग लगा है तो किसके नाम आते हैं? मुख्तार अब्बास अंसारी के, या गुंडागर्दी करने वाले जिस तरह की बात, आजम खान की जिस तरह की बयानबाजी आती है। तो आपने उन चेहरों को मुस्लिमों का नेतृत्व करने वाला बताया जिनकी इमेज गुंडों वाली है। जी, नाहिद हसन हो गए, तो इनकी इमेज ही खराब है। आपने ऐसा कोई चेहरा नहीं दिया जो ये दिखाए कि ये मुसलमानों के समुदाय के भले के लिए आया हो। अब आपने गुंडागर्दी वाले फ्रिंज एलिमेंट मुसलमानों के उठाए और एक ठप्पा लगवा दिया उनके ऊपर उत्तर प्रदेश में कि भाई अगर ये लोग आएंगे तो ये सिर्फ यही काम करेंगे। तो वो जो इमेज डैमेज हुआ है उसको भी उबरने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि अब उन लोगों को ये लगने लगा है कि अगर हम इसी तरह खिलौना बने रहेंगे, एक वोट बैंक बने रहेंगे, तो हमारा भविष्य अब खतरे में है। चलिए उत्तर प्रदेश में तो आप 20% हैं तो आपकी बात है, लेकिन आप देश भर में सोचिए, कहीं आप 8% हैं, कहीं 9% हैं, हर जगह तो 20% नहीं है। तो वहां पे अगर आप एंटी बीजेपी होकर चलते रहेंगे तो आपकी राजनीति का क्या होगा। और रही दूसरी बात, जो ये बोला जा रहा है कि भाई ये तो योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू किया था 80-20 80-20 80-20 का इसलिए शुरू किया था क्योंकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी जो है टिकट नहीं देती है। देखिए 2009 में 4 मुस्लिम प्रत्याशियों को वोट दिए थे, उसमें से सिर्फ 1 जीता। 2014 में 7 वो आपने टिकट दिए थे, उसमें से 1 भी नहीं जीता। 2019 में 6 दिए थे, 1 भी नहीं जीता। आपका समुदाय ही अगर आपको हराने पे लग जाएगा तो भाई जो चुनाव होते हैं वो जीतने के लिए होते हैं। बीजेपी को पता है कि अगर हम मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा करेंगे तो इन्हीं का समुदाय, इन्हीं के लोग, क्योंकि वो एंटी बीजेपी हैं, अपने ही उस प्रत्याशी को हराने में लग जाएंगे, भले ही वो उनके समाज के भले के लिए उनके साथ जुड़ रहा हो। बिल्कुल यही बात है। और इसीलिए जो घृणा भरी गई है हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों के मन में कि तुमने अगर बीजेपी को वोट दिया तो तुम जो हो यानी तुम्हें जो है वो इस तरह से शामिल कर लेंगे, और ये मुसलमानों के खिलाफ जाता है। तीसरी बात, इनको मजहब से ऊपर उठने नहीं दिया जाता है। जितनी भी पार्टियां इनके वोट बैंक की राजनीति करती हैं, कभी इनके एजुकेशन, हेल्थ, इस तरह की चीज़ों पे बात नहीं करती हैं। इनको आप हज हाउस दे देंगे, आप शरिया की बात करेंगे, आप हिजाब पे सपोर्ट करेंगे, तो भाई मुसलमानों को भी अब आप खुद सोचना होगा कि आप हज, हिजाब, शरिया से ऊपर उठकर अपने समुदाय के भले की एजुकेशन के बारे में सोचना चाहेंगे। आप ये सोचना चाहेंगे कि आपके बच्चों को किस तरह का रोजगार मिलना चाहिए, और क्या आपको इस तरह से एक ऐसी राजनीति का हिस्सा बनना चाहिए जहां सिर्फ आप एक वोट बैंक है। और जिस तरह के नतीजे यहां पर आए हैं उसके बाद कोई बड़ी बात नहीं कि मुसलमानों को ये लग रहा हो कि अब तो हम वहां पे भी बेकार हो गए। यानी कि इतनी बड़ी ठोकर लगने के बाद मुसलमानों को मजहब से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, उनकी बेसिक समस्या क्या है उसके बारे में जागरूक होना चाहिए। बिल्कुल मजहब से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, और साथ साथ उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि जो पार्टियां उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती आ रही हैं सालों से, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी रही हो, इन लोगों ने सिवाय वोट बैंक के कुछ समझा नहीं है। अब इस बार जो चुनावी नतीजे आए हैं, बीजेपी ने साफ बोला कि भाई हम तो जात पात से ऊपर उठकर हमने काम किया, और जो नतीजे आए हैं वो ये दिखाते हैं कि वाकई में जात पात से ऊपर उठ के काम किया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये दलित है, ये ओबीसी है, ये वोट देगा, ये नहीं देगा, वहां पे ये सब खत्म हो गया। अब आप अगर उससे ऊपर, और क्यों दिया वोट, इसलिए तो नहीं दिया कि भाई मायावती क्योंकि चुनाव में दिख नहीं रही थी, साफ है कि भाई लाभार्थी वर्ग थे, वो उनको पहुंचा है, अनाज पहुंचा है, उनको आवास मिला है, भाई उनके घर शौचालय बने, और इसमें मुसलमान भी शामिल हैं। जब बीजेपी ने बिना भेदभाव किए सबका विकास किया है तो भाई सबका विश्वास एक तरफा नहीं हो सकता। आप अगर बीजेपी पे विश्वास नहीं दिखाओगे, आप हमेशा एंटी बीजेपी रहोगे, तो बीजेपी आपका विश्वास कैसे हासिल करेगी, और हराने के लिए आपके कैंडिडेट्स कैसे खड़े कर देगी, क्योंकि उन्हें पता है आप ही का समुदाय हरा देगा। ये सोचकर कि भाई ये तो बीजेपी में चला गया और मुसलमानों को एंटी बीजेपी होना है तो हमें इनके खिलाफ ही वोट देना है। तो मुस्लिम समाज के लिए ये सोचने का समय है कि उन्हें करना क्या है। क्या सिर्फ आप वोट बैंक या वोट बैंक के तौर पर भी अगर आप देखेंगे तो अब आप सरकार बनाने की हैसियत में नहीं रह गए।
हैं, क्योंकि पूरा समीकरण अब बदल चुका है। पहले ये इनके मन में ये बात डाल दी जाती थी कि हम जिसके साथ है उसकी सरकार है। अब वो मिथ भी टूट गया है कि आप साथ हो चाहे ना हो, सरकार उसी की बनेगी जिसको जनता पसंद करेगी। और जात पात से ऊपर उठकर अगर कर रही है तो यहाँ पर ये नैरेटिव भी खत्म हो जाता है। इनको ये नहीं समझ में आता कि आपके साथ सरकार तभी बनती है जब ओबीसी भी होता है, जब दलित भी साथ में होता है। वो कटने लगा है तो फिर आपकी राजनीति, आप हाशिए पे पहुंच जाएंगे, आपका प्रतिनिधित्व जो है वो हाशिए पे पहुंच जाएगा। उसके लिए जरूरी है द्वेष की राजनीति से बाहर निकलकर विकास की राजनीति की तरफ देखना, और उसके बाद ये सोचना कि भाई अगर आपको सबका विश्वास चाहिए तो पहले आपको भी तो विश्वास करना होगा। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे और इस नैरेटिव में फंसे रहेंगे तब तक इस समुदाय का भला नहीं हो सकता और फिर आप सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। यानी कि मुसलमानों को अपनी सोच बदलनी होगी। बीजेपी को हराने के चक्कर में अपने वोट को सपा को देने के बाद भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उनका रखवाला अब कौन होगा। क्या अब मुसलमानों को इस राजनीति से हटना चाहिए? काम को देखते हुए उनके हक की बात करने वाली सरकार चुनना बेहतर होगा। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। सारी अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। फिलहाल दीजिए इजाजत।